आज जो हम कर रहे हैं वो है बेटे तनु, ये अभी आप तनु ये माइक बंद करो अपना। ये तो ऐसे हाँ, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा इट इज इंटरफेरेंस बाय ए वेज शेप फिल्म, वेज शेप फिल्म। वेज शेप समझते हैं, मतलब इस तरीके का होता है बेटा। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, पिछली बार तो क्या था, दूसरी लाइन यहीं पे पैरेलल थी बेटा, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, एंगल बिटवीन देम वाज 0। आज क्या है, दी टू सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। मान लीजिए इस तरीके से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, मैं थोड़ा सा ना एक बार रब कर रहा हूँ इस लाइन को, रीजन में मैं थोड़ी सी एंगल बढ़ाऊंगा, बाद में हम कह देंगे एंगल संभाल, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हमें बहुत सारा ही रब हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से है, और दूसरा मान लो ये होती है वेज शेप, जो कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, अल्फा एंगल। लास्ट जो लेक्चर था उसमें क्या था बेटा, दोनों जो सरफेसेस थे दे वर पैरेलल टू ईच अदर, तो यू कैन से कि इनके बीच का एंगल कितना था, 0 था। लेकिन आज ये क्या हो गया बेटा, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। हाँ, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेज शेप की फिल्म बोलते हैं, वेज शेप फिल्म बोलते हैं इसको। इसके अंदर कोई मीडियम भरा हुआ है, एयर नहीं है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, समझ सकते हैं, लेयर्स के बीच में। मान लो कोई एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कोई लिक्विड भरा हुआ है, ओके, जैसे वाटर हो गया या कोई भी और दूसरा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बस अदर देन एयर कह दिया मैंने यहाँ पे। रस्सी का बेटे बंद करो अपनी इसको, माइक को। अब मान लो पिछली बार की तरह मान लेते हैं, ये एक हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है इस तरीके से, मान लीजिए दिस इज ए बी इज द मोनोक्रोमेटिक। पिछली बार भी हमने बात की थी मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, सिंगल कलर वाली लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, तो इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक जो लाइट हमारी इंसिडेंट है ना बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। अब एज यूजुअल यहाँ पर क्या ड्रा करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे बेटा, क्यों भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए। देखो मैं यहाँ पर इसके, ये जो है हमारी सरफेस, इस सरफेस के ऊपर मैं कहूँ तो इनको नाम दे लूँ, ये ओ दे लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कुछ भी दे देता हूँ, पी दे देता हूँ, और इसको क्यू दे देता हूँ। तो जो ओपी है बेटा, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, और मैं इस नॉर्मल को आगे तक लेकर जा रहा हूँ कहीं तक, बाद में देखेंगे। स्ट्रेट लाइन में जाएगा बेटा, ये N1 नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई, तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका यहाँ पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा, ये काम होता है ना। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो तो कितने एंगल पर होगा, आई पर ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, आई और आर। तो ये तो आई पर ही चली गई, मान लो ये चली गई इस तरीके से, BC। अभी फर्क भी समझ में आएगा आपको क्या था, ये तो उस दिन भी किया था हमने ऐसा ही। और बचा हुआ कुछ क्या होगा बेटा, जैसे यूं जाती है तो विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर में जा रही है, तो ये देखिएगा, लेट अस दिस एंगल इज R, क्यों भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया आपका, R हो गया है। अब क्या होगा हमारा, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। मान लो बेटा ये पॉइंट आ गया आपका D पॉइंट, कहूँ तो मैं Q को रब कर देता हूँ, Q यहाँ पे नहीं, Q तो मैंने वैसे जस्ट सरफेस का नाम माना था, ठीक है, ऐसे इस P को भी रब कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अभी इसको भी आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक
ठीक है, ये मान लो कहीं पी है, ये हमारा क्या था सरफेस। अब क्या होगा, डी के ऊपर फिर से बेटा एक नॉर्मल ड्रा करेंगे आप लोग। नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये देखिएगा ये नॉर्मल ड्रा कर दिया बेटा मैंने। मेनली ना इसका डायग्राम समझने का है। तो अब ये एंगल आर नहीं होगा, आप देखिएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। उस दिन क्या था, यहाँ पर और यहाँ पर किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में भी डाला था, कमेंट बॉक्स में, कि सर ये आर ही होना चाहिए। तो मैंने मेरे ख्याल में तो आर ही दिखाया था। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, और फिर टकरा कर जाएगी तो ये भी आर ही हो जाएगा। लेकिन आज ये दोनों तो पैरेलल थे पिछली बार बेटा। आज ये वाला N1 वाली लाइन और N2 वाली लाइन पैरेलल नहीं है, तो दिस एंगल विल नॉट बी आर। कोई बात नहीं, मान लेते हैं बेटा कि ये दोनों जो नॉर्मल आगे बढ़कर यहाँ पर कट कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये कोई एंगल मान लीजिए पी क्यू आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा है। अल्फा किसके बीच का एंगल बेटा, जहाँ N1 नॉर्मल और N2 नॉर्मल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अब हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, 2 मिनट के लिए यहाँ से हटा देते हैं, स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो बेटा हमारे पास क्या ये एंगल देख सकते हो बेटा, ये आर ये अल्फा, ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती ना, एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये आर और ये अल्फा तो कितना आ जाएगा, आर प्लस अल्फा। आर प्लस अल्फा, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ये आर प्लस अल्फा मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है इस डी पॉइंट पे। तो यहाँ से जो वेव टकराएगी बेटा वो इतने एंगल पर वापस जाएगी, आर प्लस अल्फा पर ही वापस जाएगी। और वापस रिफ्लेक्टेड वेव अगर मैं बनाऊँ अब यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्ट होके कुछ यूँ चली जाएगी। ओहो, थोड़ा सा दिक्कत होगी भाई, जगह कम पड़ेगी हमारे पास ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं करता हूँ स्पेस का अरेंजमेंट। हाँ जी, तो ये मान लीजिए यूँ जा रही थी, यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है, बी, और चलो इस पॉइंट को पी पड़ा रहने देते हैं। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, क्यों भाई, नॉर्मल तो ड्रा करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा हमारे पास। तो मैं एक बार फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ बेटा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। तो ये एंगल कुछ होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं कितना होगा, आर प्लस अल्फा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये तीसरा नॉर्मल है बेटा यहाँ पे। और अब मेरी लाइट रे क्या होगी यहाँ से, ये पी पॉइंट है मेरा, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट चल रहा है। और यहाँ से अब लाइट रे वापस जाएगी, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एयर में वापस जा रही थी, इट इज बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज लेट अस सपोज पी, और इसको और कुछ नाम दे देते हैं कि डी ई नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब फर्क देखो बेटा, ये जो बी सी और ये पी ई रे है, दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जबकि यहाँ पर उस दिन क्या था, यहाँ से जो टकराएगी और फाइनली यहाँ से जो आएगी, ये दोनों पैरेलल हो गई थी। आज ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी देखो, तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, जितनी देर में ये वेव देखो बी तक तो दोनों ए बी इकट्ठी आई, अब बी पर इसके दो हिस्से हो गए, कुछ टकरा कर इधर चली गई और कुछ इस तरफ चली गई। तो जितनी देर में ये जो बी वाली रे इस मीडियम में चल रही है बेटा, बी से डी तक और डी से पी तक, उतनी देर में मेरी जो बी सी रे है वो थोड़ा सा आगे निकल गई होगी। ये वाली बी सी रे क्या थी हमारी, आगे निकल जाएगी बेटा। और इसलिए हम क्या करेंगे, उस दिन भी क्या था, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, पी से यहाँ पे क्या ड्रा कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो बेटा। ये हमारी रे है, ओहो क्या सिलेक्ट हो गया ये, ठीक है बेटा। तो P से इस पे क्या ड्रा कर दो, एक परपेंडिकुलर, दैट इज C यही मान लेते हैं, ये एंगल 90 का। तो ये क्या मतलब इस चीज का, कि जितनी देर में रे B से D और D से P तक गई है, उतनी देर में ये वाली रे BC डिस्टेंस कवर कर ली इसने। तो जो पाथ डिफरेंस होगा बेटा, जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, उस दिन भी बताया था बेटा, बी डी प्लस डी पी, बी डी प्लस डी पी, ये किस में है,
फिल्म के अंदर है बेटा, तो लिख दो फिल्म के अंदर है, माइनस BC, और BC कौन से मीडियम के अंदर है, एयर के अंदर है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आपको इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, कि भाई फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इनको इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको उन्हीं के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने, म्यू से, क्योंकि फिल्म के अंदर है ये, माइनस BC एयर के अंदर है, करो तो 1 कर लेना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ठीक है भाई, इंटू 1 यही तो रहेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ उसको। तो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस आ गया। अल्टीमेटली मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर मैक्सिमा मिनिमा मैंने उसी तरीके से डिसाइड कर लेना है बेटा। ओके, तो देखो एक बार जरा मैं काम करता हूँ यहाँ से, हमारे पास इस P से बेटा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, DC एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ बेटा मैं, जहाँ तक भी जा रहा है जाने देते हैं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया PN। तो ये वाला देखो, ये वाली लाइन ये भी परपेंडिकुलर थी N2, और ये N वाली लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है ये दोनों, तो सीधी सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास ये एंगल अगर R प्लस अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका R प्लस अल्फा। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए कि नहीं हो गए बताओ। ठीक है बच्चे, ये एंगल आप देखो जरा, हमारे पास देखें थोड़ा सा, अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट पर इस फिल्म की जो थिकनेस है बेटा वो कितनी है, T थिकनेस है, T इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ एक काम करो, इस P से BD के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ बेटा, सारे परपेंडिकुलर्स मैंने ना ब्लैक से दिखा दिए अलग से ताकि दिख जाए। यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर मान लिया, इसको कितने E तक हो गया ना, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, G नाम दे दिया मान लो मैंने इसको, और ये एंगल 90 है। तो एक बार देखो बेटा ये 90 है, ठीक है, तो DE डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, BD। देखो बेटा BD को अब 2 हिस्सों में तोड़ दें, इट इज BG प्लस GD म्यू माइनस BC, जो कि बेटा BG यहाँ तक इस पॉइंट को G माना है मैंने और GD कर दिया। ये एंगल 90, ठीक है, ये R था तो ये कितना हो गया देखो, ये वाला बेटा 90 माइनस R, ये 90 माइनस R, ये आपने कहा 90, तो यहाँ पर जो एंगल बच गया ये R ही बच गया, तीनों एंगल्स का सम तो 180 आना चाहिए था, ये 90, ये 90 माइनस R, तो ये R आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे, इधर आ जाओ ऊपर, ये एंगल I है बेटा, ये कितना हो गया 90 माइनस I, ये 90, तो ये एंगल I बच गया, देखो ध्यान से, फिर से देखो ये I, तो ये कितना हुआ 90 माइनस I, ये 90 है बेटा, तो ये कितना बच गया I बच गया। तो इन ट्रायंगल OCP, नहीं O नहीं, ये B है बेटा, BCP, इस ट्रायंगल में बता सकते हो आप साइन I कितना होगा, BCP में साइन I, यस प्रिंस शर्मा बताओ। सर आपने डीपी की वैल्यू नहीं लिखी। डीपी कहाँ है, डीपी की वैल्यू बेटा मुझे पता ही नहीं है अभी। ये देखो बी है, ये डी नहीं है बेटा, मैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल में। आपने इक्वेशन 2 में BG प्लस GD लिख दिया, फिर प्लस में DP भी तो था। अच्छा अच्छा, हाँ था भाई था, ये सॉरी, बिल्कुल आएगा यहाँ पे डीपी, ये तो BD की वैल्यू पुट कर दी, BG प्लस GD प्लस DP, तो चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल करो करो इसको, तो ठीक बात है, ये तो कर लिया। अब साइन I की वैल्यू पे बताओ शाबाश। ये है ना ट्रायंगल, यहाँ 90 है, ये I है, तो ये बेस का काम करेगा आपके लिए। अरे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा साइन I, इट विल बी BC अपॉन BP, इज ओके।
BC अपॉन BP। क्लियर है? नंबर 3, ऐसे ही इन ट्रायंगल BGP, नीचे वाली बेटा ये देखो BGP दिख रही है ट्रायंगल, इससे साइन आर की वैल्यू निकालो। साइन आर, आर यहां बना हुआ है ना, तो ये बेस बनेगा, तो इट इज BG, परपेंडिकुलर तो वही BP होगा। देखो साइन आई और साइन आर निकाल लिया है, और साइन आई अपॉन साइन आर क्या देता है मुझे? स्नेल्स लॉ बताओ जल्दी से। म्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, डिवाइड कर दो 3 और 4 से बेटा, सीधा सीधा मैं यहीं से डिवाइड करके देखूं तो BP से BP कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? BC बाई BG, BC बाई BG। तो BC की वैल्यू आ गई बेटा म्यू टाइम्स BG, BC इज म्यू टाइम्स BG। आ गया? नंबर 1 में पुट कर दो बेटा, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन नंबर 1, डेल्टा एक्स आ गया 1 में, क्या 2 में करो बल्कि बेटा, म्यू तो है ही, ये BG प्लस GD, बहुत अच्छा पकड़ा तुमने, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, आगे मैं ढूंढता फिरता कहाँ की गलत क्यों हो गया। माइनस BC की जगह म्यू BG आ गया बेटा। यूँ करने से फायदा ये हो गया कि म्यू थ्रू आउट कॉमन निकल गया, और जब कॉमन लोगे ना बेटा तो ये BG वाली टर्म कट जाएगी, तो आपके पास क्या बच गया? GD और DP, GD एरा और DP एरा। ठीक है, GD प्लस DP, BG वाली टर्म कट जाएगी बेटा, ये बच जाएगी हमारे पास, तो म्यू की टर्म्स में आ गया ये सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ तक। अब देखो तो भाई क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे, ये जो BD रे आ रही है ना, मैं इस BD रे को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, मान लीजिए M पॉइंट आ गया, सिंपल BD को मैंने स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ा दिया है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल थी, ये वाली नॉर्मल जो बेटा N2 वाली और ये N वाली, और ये स्ट्रेट लाइन में कट कर रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल भी होगा, R प्लस अल्फा। बताओ ठीक है कि नहीं है? ये R प्लस अल्फा है तो ये भी R प्लस अल्फा, आई थिंक क्या होती है, पैरेलल कट करती है, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, इनको हो जाएगा। तो अब देखो ट्रायंगल जो है मेरे पास, ट्रायंगल DNM, थोड़ी छोटी बड़ी नहीं है, पर मैं कहता हूं इट इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DNP। देखो कैसे बेटा, ये ट्रायंगल और ये दिखने में नहीं दिख रही है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन पाता ना, बोर्ड पे तो थोड़ा अच्छा बन जाता है डायग्राम, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है मेरे से कम कंट्रोल में होता है, तो वैसे समझ लो। पर बेटा ये एंगल 90, ये एंगल 90, अच्छा पर अभी तो कैसे होगा? हाँ हो जाएगा ना, ये 90 हो गया हमारे पास, ये एंगल इक्वल हो गया, और एक साइड कॉमन हो गई। होती थी कैसे RHS को एक प्रॉपर्टी होती थी कॉन्ग्रुएंट की, एक साइड तो कॉमन होगी ना इन दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो ये जितनी साइड ये है उतनी ये होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, ये चीज जो होगी ये भी कितना होगा? T होगा एक तो, और ऐसे ही ये साइड और ये साइड भी बराबर। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिख नहीं रही होंगी बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट, आपको लगेगा सर ये तो बहुत बड़ी है, ये छोटी है, वही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर थोड़ा सा डायग्राम नहीं बना साफ, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो यानी क्या क्या बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट होगी? तो एक तो कि भाई DP इज इक्वल टू DM, DP और DM बराबर हो गए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज सेम होगा, और बेस से, और ये थिकनेस है तो ये भी थिकनेस होगी। तो जहां DP था बेटा, मैं वहां क्या पुट कर रहा हूं? अब DM पुट कर रहा हूं, DP की जगह DM, तो पार्ट डिफरेंस आ गया म्यू, ये वाली चीज बेटा यहां लेके आ रहा हूं, GD प्लस DM,
क्यों लिखा भी आपको समझ में भी आ जाएगा। म्यू डायग्राम देखो बेटा, जी ये पॉइंट है, जी डी यहां तक हो गया और डी एम यहां पर हो गया आगे, तो स्ट्रेट लाइन में आ गया है पूरा पूरा, यानी कि सीधा इसको एक लिख सकता हूं अब, म्यू इंटू जी एम। देख लो बेटा ये लाइन बन गई है, मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ थोड़े से, आपने नहीं करनी है एग्जाम में डार्क, ये तो सर यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ, ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आ गया ये म्यू इंटू जी एम आ गया। तो अब एक ट्रायंगल देखो मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि कोई बात नहीं, डायग्राम खराब हो जाएगा क्योंकि अब बाकी डायग्राम की जरूरत नहीं है मुझे। एक तो ये वाली लाइन बेटा जी एम, एक ये वाली जो लाइन ड्रा की थी मैंने, याद करो ये जी पे 90 ड्रा किया था मैंने, और ये ट्रायंगल दिखा रहा हूँ तुम लोगों को अलग से, तो डार्क कर देता हूँ पूरी ट्रायंगल को ताकि दिख जाए अलग से मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी भीड़ तो हो ही गई है। हो गई ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में से क्या हम जीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल्स भी पता है कुछ मुझे, कुछ साइड्स पता है मुझे, तो मेरे ख्याल में निकाली जा सकती हैं। देखो जरा, लगा दो जल्दी से, बताओ भाई 2t की टर्म्स में आ जाएगा मेरे ख्याल में। मैं थोड़ा सा मैंने अच्छे से ट्रायंगल को डार्क कर दिया है ताकि आपको अलग से दिखे। तो पेपर में भाई इसकी प्रैक्टिस कर लेना लिखने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि है तो सिंपल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, पर क्या होगा कि आपको याद ही नहीं आएंगी कौन सी साइड कहाँ थी, किसको किसके साथ कॉम्बिनेशंस में लिया हुआ है हमने। बाकी मुश्किल आर्टिकल नहीं है, पर नो डाउट जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी बेटा, इट विल अपीयर टू बी डिफिकल्ट इन एग्जामिनेशन। तो मैं करूं भाई, चलो इसके बाद यहाँ तक कर ही देते हैं। हाँ जी बेटा, मैं इस ट्रायंगल जो डार्क करी थी फिर से लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल पी जी एम, पी जी एम मिल गई ये ट्रायंगल। इसमें देखो जरा मुझे क्या निकालना है, जीएम निकालना है, जीएम अपॉन, ये लिख लो बेटा ये वाली साइड है, ये पी पॉइंट देखो ये भी रहा, मैं फिर लिख देता हूँ पी बड़ा सा यहाँ पे, पी एम, दिस जीएम अपॉन पी एम, ये रहा ना एंगल, ये बेस का काम करेगा, इट इज कोस आर प्लस अल्फा। देखो बेटा ये 90 है, ये एंगल आर प्लस अल्फा है, तो ये बेस हो गया आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस हो गया, तो जी एम आ गया बेटा, पी एम ये रहा पूरा पी एम, टू टी, इट इज 2t कोस आर प्लस अल्फा। नंबर 8 बेटा, एंड पुटिंग इन 7, तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, म्यू तो था ही रहा, और जीएम की वैल्यू तो 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा, म्यू टी आर प्लस अल्फा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको ठीक कर दें एक बार, दिस इज आर प्लस अल्फा, दिस इज आर प्लस। देखो बेटा ये आया पार्ट डिफरेंस, उस दिन भी ऐसा ही कुछ आया था, उस दिन ये दोनों पैरेलल थी, तो अल्फा की वैल्यू 0, तो अल्फा 0 पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स आया 2 म्यू टी कोस आर। देख लो उस दिन यही आया था जिसको हमने कोसाइन लॉ कहा था। इसका मतलब इतने सारे एंगल, इतने सारे ट्रायंगल्स हमने लिए हैं, ठीक ठाक सोल्व हुआ है, अगर गड़बड़ होता तो सेटिस्फाई नहीं करता इसको। ठीक है भाई, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया कितना, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा। सिंपल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है आपने। अब देखो बच्चों, उस दिन में बताया था जब भी डेंसर मीडियम से जहां टकराओगे एक λ/2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो कहां टकरा रहा है, एक रे ये आई बी पे टकरा कर गई, तो बी के नीचे डेंसर मीडियम है, तो एक तो इसके अंदर λ/2 का एक्स्ट्रा जुड़ेगा, यानी जो बीसी थी हमारी उसमें λ/2 जुड़ेगा। ओके आगे चलते हैं, ये यहाँ तक गई डी तक, डी से टकरा कर मुड़ी, लेकिन डी के नीचे तो फिर एयर आ गई, यानी रेयर मीडियम आ गया, λ/2 नहीं आएगा। कब आएगा फिर सुन लो, मतलब यू रे आ रही है और जिससे टकरा रही है उसके नीचे डेंसर मीडियम है अब आपका, तो यहाँ λ/2 नहीं आएगा, और यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा यहाँ तो। ओके तो एक λ/2 आया बीसी में, तो भाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन
एट बी, ब्रैकेट में लिख दोगे डेंसर मीडियम, एन एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स बच जाएगा 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा माइनस लैम्बडा बाई 2। आप कहोगे सर ये माइनस में ही क्यों किया हमने, हम प्लस में भी तो कर सकते थे बेटा। जो शुरू वाला स्टेप था वो याद करो, डेल्टा एक्स ये था बी डी प्लस डी पी इन फिल्म माइनस बी सी इन एयर, और ये लैम्बडा बाई 2 मैंने कहा किस में जुड़ेगा, एयर में, तो यानी ये स्टेप ये बनता बी सी प्लस लैम्बडा बाई 2। तो माइनस वाली टर्म माइनस लैम्बडा बाई 2 से, इसको तो आपने सोल्व किया अभी, ये आया है तो माइनस लैम्बडा बाई 2 और आएगा। तो ओवरऑल पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बेटा मेरे पास, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा माइनस लैम्बडा बाई 2 आ गया। ठीक है, मैं इसको अब आगे ले जा रहा हूँ और इसको पूरे को मैं क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस इस पार्ट डिफरेंस नंबर 10 को आगे ले जा रहा हूँ। तो आपने क्या निकाला बेटा, पार्ट डिफरेंस आ गया, इट इज 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा माइनस लैम्बडा बाई 2, और ये नंबर आ गई थी आपकी 10। ओके, नाउ करें आगे, क्या लिखेंगे, 4 मैक्सिमा, और मैक्सिमा का मतलब बताया था ब्राइटनेस, और मैंने क्या कहा था बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेसिक कंडीशन होती है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा होना चाहिए। ओके, वेर एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इट इज 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा माइनस लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू बेटा एन लैम्बडा। ये आ गया 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा इज n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्बडा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। जबकि सिंपल जो इंटरफेरेंस होता है वो ये कहता है कि अगर पार्ट डिफरेंस ओड मल्टीपल हो तो मिनिमा आएगी, पर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में टकराने की वजह से बेटा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है, कितने का, लैम्बडा बाई 2 का। तो ये कंडीशन बन गई मैक्सिमा के लिए बेटा। सिमिलरली फॉर मिनिमा, क्या होगा देखो बेटा, हमारे पास अगेन पार्ट डिफरेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा माइनस लैम्बडा बाई 2, इट इज 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा बेटे, और ये इधर आकर आ जाएगा n प्लस 1 इंटू लैम्बडा। ये बेटा इधर आके सम लो, एलसीएम लोगे ना, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। मैं उस दिन भी कह रहा था n इज ए इंटीजर, तो n प्लस 1 भी तो क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा। सो दिस मे बी रिटन एज अगेन n लैम्बडा। ठीक है, मतलब आप ये मत कहिएगा सर n प्लस 1 n कैसे हो गया, मैं ये कह रहा हूँ दिस इज इंटीजर, दिस मतलब फ्लो में बोलेंगे ना, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगा। इंटीग्रल पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, रहेगा तो इंटीग्रल वैल्यू ही। तो बेटा ये कंडीशन क्या आ गई आपकी, मिनिमा के लिए आ गई। ठीक है, अब जरा देखो, फिर से बना रहा हूं मैं उस वैध शेप को। ये मेरी वैध शेप है, ये एंगल अल्फा है बेटा। बिल्कुल इस पॉइंट पर देखते हैं जो ओ पॉइंट था। एट ओ मैं पूछूं आपसे तो एट ओ सॉरी थिकनेस 0 है कि नहीं है बताओ। फिर धीरे धीरे देख रहे हो आप, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। हम यहाँ कहीं सोल्व कर रहे थे इस पॉइंट पर। तो अब जरा देखें कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 11 नंबर को T0 पुट करके या 12 नंबर को। देखो अगर 11 में मैं T0 पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया बेटा,
एंड राइट हैंड साइड आ रहा है 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। मैं n में जो चाहे मर्जी पुट कर लूँ, ये जीरो हो ही नहीं सकता। देख लो बेटा, t0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट तो यूं क्यों। अब n में मैं जीरो पुट कर लूँ 1 2 या -1 -2, कभी भी ये जीरो नहीं होगा क्योंकि n हो इंटीजर सकता है बस। तो इट मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कोई बात नहीं, अब जरा मिनिमा पे आ जाओ बेटा, यहाँ पुट करके देखें, ये जीरो हो गया, जीरो शुड बी n लैम्बडा। ओके, तो इट मीन्स n इज इक्वल टू जीरो। यस, इट कैन बी पॉसिबल। मैंने अभी कहा था n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3। ओके, तो इट मीन्स बेटा जो ये एंड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, यहां पर क्या बनेगी, मिनिमा बनेगी बस। और उसके बाद तो क्या बनती जाएंगी, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट। आप देख लो ना, जीरो पे बनी, फिर लैम्बडा पर बनेगी। मेरे बनी समझो, ये n की वैल्यू 0, फिर n की वैल्यू 1, यहाँ पर ब्राइटनेस आ गई, यहाँ पर ब्राइटनेस आ गई, फिर n की वैल्यू ना 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 ब्राइटनेस नहीं बेटा, क्या आ गई, मिनिमा। मिनिमा का मतलब क्या होता है, डार्कनेस आ गई, है ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे डार्कनेस बना देते हैं। सॉरी, क्या बन गया भाई, देखो बेटा, डार्कनेस, फिर डार्कनेस और फिर डार्कनेस। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं पहली डार्कनेस कहाँ आ रही है। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ब्राइटनेस सॉरी लैम्बडा बाई 2, बिल्कुल बीचों बीच क्या आ गया आपका, लैम्बडा बाई 2 पे ब्राइटनेस आ गई। फिर क्या होगा हमारे पास, 1 पुट करूंगा तो 3 यहाँ पर आ गई बेटा, 3 लैम्बडा बाई 2 पर फिर से क्या आ गई, ब्राइटनेस। देख रहे हो इंटरफेरेंस आ गया कि नहीं आ गया। अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी, और दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। याद आ रहा है कुछ, क्या कहते हैं हम, फ्रिंज विड्थ। तो देखो बेटा क्या बन गया, एक बार फिर देखते हैं। ये मेरे पास वैज हो गया, मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर डार्कनेस आ गई। फिर आपने कहा कि अगली डार्कनेस यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। अगली डार्कनेस कहाँ पर आएगी बेटा, अभी आपने कहा था डार्कनेस वाली कंडीशन 2 म्यू टी कोस r प्लस अल्फा n लैम्बडा होता है। तो पहली n 0 के लिए तो बिल्कुल यहीं पर आ गई बेटा। अगली कहाँ पर आएगी, जब n की वैल्यू, ये n 0 के लिए हो गई, ये n 1 के लिए हो गई, तो ये हो गई बेटा n 1 पुट करूंगा तो ये लैम्बडा हो जाएगा। तो यहाँ पर थिकनेस कितनी होगी इस फिल्म की, ये निकाल सकते हो, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू कोस r प्लस अल्फा, ये थिकनेस, ठीक है। फिर n इक्वल टू 2 पर यहाँ पर मैक्सिमा आ जाएगी बेटा, मैक्सिमा क्यों बोल रहा हूँ, डार्क बेटा, मिनिमा सॉरी। एंड ऐसे चलता जाएगा पैटर्न हमारे पास। ये फिर n इक्वल टू 3 के लिए डार्क यहाँ आ जाएगी, और इनके बीच में ये क्या आती जा रही है, ब्राइटनेस आती जा रही है बेटा। तो इस तरीके से तो दो किन्हीं भी ये एंगल अल्फा, 2 एडजेसेंट डार्क या 2 एडजेसेंट ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते थे, बीटा। बीटा मींस फ्रिंज विड्थ। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी बेटा, बीटा हो गई, फ्रिंज विड्थ हो गई। तो देखो जरा एक बार यहां से मैं निकालूं तो t अपॉन बीटा, t अपॉन बीटा इज टेंजेंट अल्फा, सिंपल। तो फ्रिंज विड्थ आ गई बेटा t अपॉन टेंजेंट अल्फा, और t की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, इट इज अल्फा अपॉन 2 म्यू, यस अल्फा अपॉन 2 म्यू टेंजेंट अल्फा कोस r प्लस अल्फा। नाउ यू कैन सी म्यू कांस्टेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो बेटा लैम्बडा कांस्टेंट, एक फिल्म के लिए अल्फा कांस्टेंट। और भाई जब एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी तो आई फिक्स तो आर भी फिक्स, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा फिक्स होना चाहिए म्यू। तो ये कांस्टेंट, और अगर एक पर्टिकुलर आई बना लूं तो आर भी कांस्टेंट होगा, यानी
फॉर ए पर्टिकुलर आई बीटा विल बी कांस्टेंट। और बीटा कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो कि इन फ्रिंजेस का साइज सेम होगा। मींस क्या बन जाएंगे हमारे पास, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस बन जाएंगी। इट मींस फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस विल बी फॉर्म। समझ रहे हैं ये वाली बात? क्यों भाई? इक्वल थिकनेस की हमारे पास क्या आ जाएंगी, फ्रिंजेस डेवलप हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर बाय द वे बेटा नॉर्मल इंसिडेंट है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर आ रही है लाइन, क्यों आ रही है? आई बता सकते हो कितना होगा, 90 या 0? सोचिएगा आई 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल तो नॉर्मल के साथ ही बनता है, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। और अगर थिकनेस स्मॉल है, अल्फा को स्मॉल ले लेता हूं, तो उस केस में टेंजेंट अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा और कोस अल्फा नियरली इक्वल टू 1। तो बेटा बीटा आ जाएगा आपके पास लैम्बडा अपॉन 2 म्यू, टेंजेंट अल्फा की जगह बेटा अल्फा, और बस ये कोस तो 0 हो गया ना, और मतलब आर की जगह तो 0 और अल्फा स्मॉल है तो कोस आर 1, ये पूरा 1 हो गया। तो बेटा ये फार्मूला आ जाएगा आपका फ्रिंज विड्थ का। आपके पास ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा मैं फास्ट कर जाऊं क्योंकि टाइम बाउंड क्लास रहती है ये मेरी, तो आप इसे स्टॉप कर करके देख सकते हैं मैथमेटिक्स जहां भी समझ में ना आए बेटा, ठीक है। तो कल अगेन 12:30